चलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम रिवाइज करने जा रहे हैं आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट पार्ट विच इज फॉर्म्स ऑफ मार्केट, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, रेवेन्यू एंड शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। इससे आपका आज माइक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्टार्ट करेंगे। फॉर्म्स ऑफ मार्केट में आपको थोड़ा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी लर्न करके रखना है, क्योंकि इससे आपको डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकता है। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 में देखो, मार्केट की डेफिनेशन लिख के दी है। Market refers to the whole region where buyers and sellers of a commodity are in contact with each other to effect a purchase and sale of the commodity. इस डेफिनेशन से हमें ये पता लगता है कि एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मार्केट होते हैं एरिया, बायर्स एंड सेलर्स, कमोडिटी, कंपटीशन। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मार्केट देखो क्या क्या है। मार्केट कोई पर्टिकुलर प्लेस में हो ऐसा जरूरी नहीं है, एरिया भी कोई स्पेसिफाइड नहीं है, लार्ज भी मार्केट होती है, स्मॉल मार्केट भी होती है। इंपॉर्टेंट ये है कि बायर्स एंड सेलर्स वहां मिलने चाहिए टू स्ट्राइक अ डील अबाउट द प्राइस एंड क्वांटिटी टू बी बॉट एंड सोल्ड। तो मार्केट स्ट्रक्चर refers to types of markets in which producer or firms operate. It indicates how organized the market are. Factors which determine market forms are, सबसे पहले नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, फिर टाइप ऑफ द प्रोडक्ट, होमोजीनियस है कि हेट्रोजीनियस है कि डिफरेंशिएटेड है, ठीक है। फिर फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, फिर नॉलेज अबाउट द मार्केट कंडीशन, डिग्री ऑफ प्राइस इन्फ्लुएंस, मोबिलिटी ऑफ गुड्स एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देखो ये वाले पॉइंट्स क्या है, आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन मार्केट फॉर्म। इंडिविजुअली जब हम फीचर्स पढ़ेंगे ना अलग अलग मार्केट फॉर्म्स के, तो हम ये पॉइंट्स उनके अंदर में पढ़ेंगे। तो अगर मेरे को ये बेसिक्स पता है तो वहां सारे फीचर्स लर्न करना बहुत इजी होगा। तो क्या क्या फैक्टर्स है जो मार्केट स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, सेकंड पॉइंट है नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, थर्ड है फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, फोर्थ पॉइंट है नॉलेज अबाउट द मार्केट, नेक्स्ट पॉइंट है डिग्री ऑफ प्राइस इन्फ्लुएंस, और लास्ट पॉइंट है हमारा मोबिलिटी ऑफ रिसोर्स। अब देखो मार्केट्स में भी क्लासिफाइड एज परफेक्ट कंपटीशन एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर आता है मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली। इनको हम एक एक करके अभी कवर करेंगे। अब आते हैं परफेक्ट कंपटीशन में। परफेक्ट कंपटीशन में याद रखना लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स दोनों ही लार्ज होते हैं। फिर होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, होमोजीनियस मतलब सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट होता है, एंड नो इंडिविजुअल फर्म कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस। तो परफेक्ट कंपटीशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। परफेक्ट कंपटीशन में देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स सेलिंग अ होमोजीनियस प्रोडक्ट so that no individual firm can influence the price of the commodity. इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा, कोई भी एग्रीकल्चरल गुड, व्हीट, राइस, आपका जो लिखने का मन करे आप लिख करके आ सकते हो। अब हम मूव करते हैं फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन में। पहले हमें सारे फीचर्स के नाम पता होने चाहिए, फिर उनके अंदर का डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट फीचर है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, नेक्स्ट फीचर होमोजीनियस प्रोडक्ट, नेक्स्ट फीचर फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, फिर परफेक्ट नॉलेज, प्राइस टेकर फर्म, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, और एक और एक्स्ट्रा पॉइंट लिख के दे दिया पर हमें 6 पे कॉन्सेंट्रेट करना है, एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड सेलिंग कॉस्ट। तो चलो मेरे साथ में फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन बोलो क्या क्या है। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, होमोजीनियस प्रोडक्ट, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, परफेक्ट नॉलेज, प्राइस टेकर फर्म एंड परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। एक बार फिर से फीचर्स बोलते हैं। फर्स्ट फीचर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, सेकंड होमोजीनियस प्रोडक्ट, थर्ड फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, फोर्थ पॉइंट परफेक्ट नॉलेज, फिफ्थ पॉइंट प्राइस टेकर फर्म, सिक्स्थ पॉइंट परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड फर्म्स में देखो मैंने इंडिविजुअली भी आपके काम के वर्ड्स अंडरलाइन कर दिए। यहाँ पर क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होता है, जिसकी इंप्लीकेशन क्या है, the seller has insignificant influence on the total supply and price of the commodity. Thus, the firm has no market power to influence the price. Thus, the firm is a price taker rather than a price maker. Next, the price is determined through market forces of demand and supply in the industry. Thus, a uniform price prevails in the market. Large number of buyers and sellers पहला feature है। इसके अंदर क्या क्या लिख कर आएंगे, there are large number of buyers and sellers. Next point, which implies that the seller has insignificant influence on total supply and price. Thus, the firm has no market power to influence the price. Price is determined through market forces of demand and supply. Firm is the price taker and industry is the price maker. Thus, uniform price prevails in the market. Next point,
होमोजीनियस प्रोडक्ट मतलब सारे प्रोडक्ट्स इक्वली सेम है, मतलब उनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखने में भी सेम है, उनको जो कंडीशंस में रखा गया वो कंडीशंस भी सेम है। क्या लिख कर आएंगे, होमोजीनियस में लिख के आएंगे द प्रोडक्ट इज होमोजीनियस एंड परफेक्टली स्टैंडर्डाइज्ड। नेक्स्ट होमोजीनिटी का मतलब लिख के आएंगे, होमोजीनिटी का मतलब फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एनवायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स पूरे सेम है। फर्म प्रोड्यूस 100% आइडेंटिकल प्रोडक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, इसकी वजह से क्या होगा, प्रोडक्ट्स कैन बी रेडिली सब्स्टिट्यूटेड विथ ईच अदर, which implies buyers treat the product as identical and will pay only the same price for all goods. Thus uniform price prevails in the market. अगेन इसके अंदर में भी 6 बुलेट्स है, इसके अंदर क्या क्या लिख के आएंगे, अगर होमोजीनियस प्रोडक्ट लिख करके आना है मेरे को, फर्स्ट पॉइंट लिख करके आएंगे होमोजीनियस और स्टैंडर्डाइज्ड, परफेक्टली स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट। नेक्स्ट पॉइंट लिख के आएंगे होमोजेनिटी का मतलब यानी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एनवायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों सेम है। नेक्स्ट प्रोडक्ट्स 100% आइडेंटिकल है। दस बायर्स क्या करेंगे, इम्प्लीकेशन क्या है इसका, इसको इतनी डिटेल्स में इसीलिए कराया क्योंकि इंडिविजुअली लार्ज नंबर ऑफ बायर्स भी लिखने आता है, होमोजीनियस प्रोडक्ट भी लिखने आता है, और नेक्स्ट पॉइंट फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट भी लिखने आता है, और सबसे इंपॉर्टेंट तो ऑब्वियसली फर्म इज अ प्राइस टेकर एंड इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर आता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट में। यहाँ पे क्या है, न्यू फर्म्स कैन इजीली एंटर द मार्केट, ओल्ड फर्म्स कैन आर फ्री टू एग्जिट द मार्केट व्हेन एवर दे वांट। ठीक है, इसका इम्प्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, इम्प्लीकेशन क्या है, दस all firms earn only normal profits in the long run. In the short run, it is possible to earn abnormal profits. However, in the long run, only normal profits can be earned. Next feature आता है हमारा perfect knowledge. Perfect knowledge किस चीज की perfect knowledge होनी चाहिए buyers and sellers को, market conditions की, जिसकी वजह से seller will sell the good only at prevailing market price. Next point, buyer will buy the product only at prevailing market price. Buyer higher price पे करने के लिए रेडी नहीं है, जिसकी वजह से एंड सेलर लो प्राइस पे गुड सेल करने के लिए रेडी नहीं है, जिसकी वजह से मार्केट में अगेन क्या रहेगा, यूनिफॉर्म प्राइस। तो परफेक्ट नॉलेज में हम क्या क्या लिख करके आएंगे, फर्स्ट पॉइंट लिख करके आएंगे परफेक्ट नॉलेज अबाउट दी मार्केट कंडीशंस, thus seller will sell the product only at prevailing market price. Buyer will purchase the product only at prevailing market price. हाँ, buyer will not be prepared to pay high price, thus uniform price will prevail in the market. Price taker firm में क्या क्या चीजें आ जाती है, पहले समझने वाली चीजें समझो, लिखने वाला मैंने पूरा यहाँ पे लिख के दिया, ये पूरा कवर करके दिया। प्राइस टेकर फर्म में सबसे पहले इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर, फर्म इज द प्राइस टेकर। नो इंडिविजुअल फर्म can influence the total supply or price. Price is always determined through market forces of demand and supply. तो देखो, no individual firm can influence the price. Share in total supply is negligible. Firm plays no role in price determination. Firm must accept the price determined by the industry through market forces of demand and supply. Thus, industry is the price maker and firm is the price taker. तो चल पढ़ते पढ़ते इसको भी ठीक कर लेते हैं। ग्राफ चेकआउट करो, ये हुआ आपका इंडस्ट्री का ग्राफ, वाई एक्सेस पे प्राइस मेजर किया, एक्स एक्सेस पे आउटपुट मेजर किया, इक्विलिब्रियम डिटरमाइन किया गया थ्रू मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इंडस्ट्री डिटरमाइन करती है कि मार्केट में ये प्राइस प्रिवेल होगा, तो फर्म क्या प्राइस चार्ज कर सकती है, यही प्राइस चार्ज कर सकती है। तो प्राइस इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR। इससे ऊपर किसी भी प्राइस पे एक्सेस सप्लाई हो जाएगी, इससे नीचे किसी भी प्राइस पे एक्सेस डिमांड हो जाएगी, लेकिन ना OP2 मार्केट में एग्जिस्ट करेगा ना OP1 एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि हर सेलर किस प्राइस पे गुड सेल करेगा, हमेशा OP पे ही सेल करेगा, क्योंकि इंडस्ट्री ने वही डिटरमाइन किया होता है। तो ये हुआ आपका प्राइस टेकर का ग्राफ। नेक्स्ट पॉइंट, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज परफेक्टली मोबाइल है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन परफेक्टली मोबाइल है, ज्योग्राफिकल या ऑक्यूपेशनल रिस्ट्रिक्शंस बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके अंदर में हम क्या क्या लिख करके आएंगे, रिसोर्सेज परफेक्टली मोबाइल है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन परफेक्टली मोबाइल है, देयर इज नो ज्योग्राफिकल और ऑक्यूपेशनल रिस्ट्रिक्शंस। और लास्ट पॉइंट हमने बोल दिया, देयर इज नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट या सेलिंग कॉस्ट, क्योंकि अगर सेलिंग कॉस्ट या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाएगा तो यूनिफॉर्म प्राइस प्रिवेल नहीं कर पाएगा। तो फाइनली परफेक्ट कंपटीशन की डेफिनेशन क्या है, perfect competition refers to the market structure in which there are large number of sellers selling homogeneous product so that no
individual firm can influence the price of the commodity. Example, agricultural goods like wheat or rice. Features of perfect competition क्या क्या है? Large number of buyers and sellers, homogeneous product, freedom of entry and exit, perfect knowledge, price taker firm, and lastly perfectly mobile resources या perfect mobility of resources. Firm under perfect competition faces perfectly elastic demand curve, यानी EP is equal to infinity. ग्राफ की शेप क्या होगी? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस. यहाँ पे AR इज इक्वल टू MR हो जाता है, इज इक्वल टू प्राइस होता है. तो प्राइस इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR आप लिख करके आओगे जब भी आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे होगे. AR इज इक्वल टू MR क्यों हो जाता है? बिकॉज एवरी एडिशनल यूनिट कैन बी सोल्ड ओनली एट द सेम यूनिफॉर्म प्राइस, जिसकी वजह से एवरेज रेवेन्यू भी हमेशा सेम रहेगा एंड मार्जिनल रेवेन्यू भी हमेशा सेम रहेगा. नेक्स्ट फॉर्म ऑफ मार्केट में मूव करें. नेक्स्ट फॉर्म ऑफ मार्केट आएगा हमारा इनपरफेक्ट कंपटीशन में. फर्स्ट फॉर्म इज मोनोपोली. मोनोपोली इज अ मार्केट स्ट्रक्चर इन विच देयर एग्जिस्ट ओनली अ सिंगल सेलर ऑफ अ प्रोडक्ट हु इज द सोल प्रोड्यूसर ऑफ द प्रोडक्ट. तो क्या क्या अभी तक हमने किया? देयर एग्जिस्ट ओनली अ सिंगल सेलर हु इज द सोल प्रोड्यूसर ऑफ द प्रोडक्ट which has no close substitutes. बच्चों को ना यहाँ तक लर्न हो जाता है, लेकिन वो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन ही भूल जाते हैं. इंपॉर्टेंट ये है कि सेलर तो सिंगल है ही, साथ ही उसके प्रोडक्ट का कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होना चाहिए. तो मोनोपोली क्या है? मोनोपोली इज अ मार्केट स्ट्रक्चर इन विच देयर इज अ सिंगल सेलर हु इज द सोल प्रोड्यूसर ऑफ द प्रोडक्ट विच हैज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स. चलो फिर से डेफिनेशन मेरे साथ में बोलो. 3 चीजें इसके अंदर में भी बोलो. मोनोपोली इज अ मार्केट स्ट्रक्चर इन विच देयर इज अ सिंगल सेलर for the product who is the sole producer of the product which has no close substitute. Example, railways in India. अब आते हैं इनके फीचर्स की तरफ में. तो फीचर्स क्या क्या है? सबसे पहले फीचर्स बोलते हैं सिंगल सेलर, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, क्लोज एंट्री, प्राइस मेकर, पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. फीचर्स ऑफ perfect competition क्या क्या थे? large number of buyers and sellers, homogeneous product, freedom of entry and exit, perfect knowledge, price taker firm, perfect mobility of resources. मोनोपोली के फीचर्स 5 है. क्या क्या है? सिंगल सेलर, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, क्लोज्ड एंट्री, प्राइस मेकर, पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. सिंगल सेलर में देखो हम क्या क्या करेंगे. one seller of the commodity who controls the supply. firm and industry सेम चीज होती है, फुल कंट्रोल ओवर सप्लाई एंड प्राइस रहता है. तो सिंगल सेलर का क्या है? देयर इज ओनली वन सेलर ऑफ द कमोडिटी हु कंट्रोल्स द सप्लाई. firm and industry are the same thing. monopolist has full control not only on supply but also on the प्राइस ऑफ द कमोडिटी. तो 4 चीजें मुझे इसके अंदर में लिख करके आनी है. क्या क्या लिख करके आना है? मोनोपोलिस्ट इज द सिंगल सेलर ऑफ द कमोडिटी हु हैज कंट्रोल ओवर द सप्लाई. मोनोपोली, फर्म एंड इंडस्ट्री आर द सेम थिंग. thus monopolist has full control over the supply and price of the commodity. next point है no close substitute. तो यहाँ पे हम क्या लिख के आएंगे? no new firms can enter the market due to fear of competition. दूसरी चीज, the product has no close substitute. closed entry में आते हैं. closed entry लिख करके आएंगे. high barriers, क्या क्या चीजों के barriers मिलेंगे? natural, legal and governmental barriers. monopoly can earn abnormal profits in the long run. ये implication है closed entry का. first feature था single seller, second feature था closed entry, first feature था single seller. इसके अंदर में हमने लिखा one seller who has full control over the supply. firm and industry are the same thing. monopolist has full control over the supply and price of the commodity. फिर नेक्स्ट पॉइंट था नो क्लोज सब्स्टिट्यूट. इसमें न्यू फर्म्स डू नॉट एंटर ड्यू टू फियर ऑफ कंपटीशन, दस द प्रोडक्ट हैज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट. क्लोज एंट्री में आते हैं. क्लोज एंट्री का इम्प्लीकेशन क्या क्या लिख करके आना पड़ेगा कि सबसे पहले क्लोज एंट्री होती है. व्हाई इज द एंट्री क्लोज? ड्यू टू हाई बैरियर्स. बैरियर्स क्या क्या होते हैं? नेचुरल, लीगल एंड गवर्नमेंट बैरियर्स, ड्यू टू विच मोनोपोलिस्ट कैन अर्न abnormal profits in the long run. और परफेक्ट कंपटीशन में कौन सा प्रॉफिट होता है? ऑलवेज नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन. शॉर्ट रन में अब नॉर्मल हो सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में क्या होगा? ऑलवेज नॉर्मल.
ठीक है, एंड मोनोपोलिस्ट लॉन्ग रन में क्या अर्न करेगा, अब नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर है। प्राइस मेकर, ये प्राइस मेकर या प्राइस सेटर होता है, ये प्राइस खुद डिटरमाइन करेगा। क्यों, क्योंकि ही इज द सोल प्रोड्यूसर। इंडस्ट्री एंड मार्केट सेम है, जिसकी वजह से ये अपना प्राइस खुद सेट करता है। ये इन्फ्लुएंस कैसे कर सकता है प्राइस, बाय चेंजिंग द सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट। तो प्राइस मेकर में आओ, प्राइस मेकर में क्या क्या चीजें, ही इज द प्राइस सेटर because he is the sole producer of the commodity, thus he makes his own price and controls the price by changing the supply. Possibility of price discrimination, इसमें आपको पहले प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि वो इंडिविजुअली भी लिखने के लिए आ सकता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज अ सिचुएशन व्हेन अ प्रोड्यूसर सेल्स द सेम प्रोडक्ट टू डिफरेंट बायर्स एट 2 or more different prices for reasons not associated with the cost of supplying to different buyers. फिर से प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन बोलो। Price discrimination refers to a situation when a producer sells the same product to different buyers for 2 or more different prices for reasons not associated with the cost of supplying to different consumers. Monopolist अलग अलग प्राइस सेट कर सकता है बिकॉज ही इज द प्राइस मेकर। परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स जल्दी जल्दी रिकॉल कर लेते हैं। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, होमोजीनियस प्रोडक्ट, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, परफेक्ट नॉलेज, प्राइस टेकर फर्म, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। मोनोपोली में 5 फीचर्स हमने पढ़े, क्या क्या है वो फीचर्स, सिंगल सेलर, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, क्लोज्ड एंट्री, प्राइस मेकर एंड फाइनली पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसमें हमने एक प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन पढ़ी है, वो अब रीजंस फॉर इमर्जेंस ऑफ मोनोपोली मैंने लिख करके दिया है, खाली रीजंस आपको पता होनी चाहिए एमसीक्यू के लिए। गवर्नमेंट लाइसेंसिंग, पेटेंट राइट्स, कार्टेल, कंट्रोल ऑन रॉ मटेरियल। हर एडिशनल यूनिट को सेल करने के लिए मोनोपोलिस्ट को प्राइस रिड्यूस करना पड़ेगा, तभी डिमांड बढ़ेगी। तो यहां पर डिमांड कर्व क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा एंड थोड़ा लेस इलास्टिक होता है कंपेयर टू मोनोपोलिस्ट कंपटीशन। ठीक है, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व बनेगा, एआर कर्व भी डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा, एमआर कर्व भी डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा, बिकॉज एवरी एडिशनल यूनिट कैन ओनली बी सोल्ड बाय रिड्यूसिंग द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो देखो, मोनोपोलिस्ट फेसेस अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व as more output can be sold only by reducing the price. Thus, MR of every additional unit falls. Under monopoly, MR is less than AR as revenue generated from each additional unit is less than the market price. तो ये इक्वेशन भी आपको पता होनी चाहिए, यहाँ पे MR is less than AR. कोई भी imperfect competition में कैसा ग्राफ बनेगा, हम लोग यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू मेजर कर रहे हैं, यहाँ पे टोटल रेवेन्यू मेजर कर रहे हैं। दोनों में एक्स एक्सिस पे आउटपुट इन यूनिट्स मेजर करेंगे। तो जाकर के चेक करो, हम लोग सबसे पहले एक टीआर कर्व बनाएंगे, टीआर जिस पॉइंट पे मैक्सिमम पर आएगा उसी पॉइंट पे एमआर 0 आना चाहिए आपका। एमआर भी डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, एआर भी डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, एआर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। एमआर कर्व एग्जैक्टली मिड पॉइंट से पास करेगा ऑफ एआर कर्व एंड वाई एक्सिस। इस रीजन से ये इक्वेशन लिख कर आना मत भूलना, ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। परफेक्ट कंपटीशन में अभी अभी पढ़ा है, एआर एमआर कर्व कैसा बनेगा, पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस, लेकिन इम्परफेक्ट कंपटीशन में डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। ये ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आएगा तो टीआर कर्व ड्रॉ करके आना मत भूलना, जिस पॉइंट पे टीआर मैक्सिमम पर होगा उस पॉइंट पर एमआर कर्व जो होगा वो 0 होना चाहिए एंड एआर कर्व उससे ऊपर लाई करेगा, तभी तो ये भी होता है ना, एमआर इज लेस देन एआर। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में देख लो क्या क्या, इट इज द फॉर्म ऑफ मार्केट इन विच देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट विथ each firm selling somewhat differentiated product but close substitute to the product sold by the other sellers. एग्जाम्पल, टूथपेस्ट इंडस्ट्री ले लो, टूथपेस्ट इंडस्ट्री में अलग अलग ब्रांड्स हैं, पेप्सोडेंट कोलगेट से थोड़ी अलग है, लेकिन अल्टीमेटली है क्या आपस में, सब्स्टिट्यूट्स है। So monopolistic competition is a form of market in which there are large number of sellers of a particular product, with each firm selling somewhat differentiated but close substitutes to the product sold by the other sellers. So monopolistic competition is a form of market in which there are large number of sellers of a product selling somewhat differentiated product but close substitutes of the product sold by the other
सेलर्स। एग्जाम्पल टूथपेस्ट लिखेंगे, टूथपेस्ट में 2 एग्जाम्पल्स लिख करके आएंगे, कोलगेट एंड पेप्सोडेंट। फीचर्स, नंबर 1 large number of buyers and sellers, second differentiated product, third freedom of entry and exit, fourth lack of perfect knowledge, fifth independent price policy, next non price competition, last point selling cost। तो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स में क्या क्या वर्ड्स लिख के आने, 4 वर्ड्स है, क्लोजली रिलेटेड, एक्ट्स इंडिपेंडेंटली, लिमिटेड कंट्रोल ओवर द मार्केट, प्राइस है यहाँ पर, एंड फाइनली leads to competition among the firms। ठीक है। Product differentiation refers to differentiating the product on the basis of brand, size, color, shape, etc। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट में आ जाते हैं, फर्म्स फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट एंजॉय करती है। यहाँ पे नाइदर abnormal profits nor abnormal losses in the long run। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट्स, मोनोपोली में abnormal profits in the long run, perfect competition में neither abnormal profit nor abnormal losses in the long run। buyers and sellers दोनों में से किसी को perfect knowledge नहीं होती है, due to which selling cost exist करते हैं। sellers जो होते हैं वो buyers के मन में अपने प्रोडक्ट की इमेज क्रिएट कर देते हैं थ्रू सेल्स, प्रमोशन एंड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। इंडिपेंडेंट प्राइस पॉलिसी, the firm is neither a price maker nor a price taker, it has an independent price policy, thus they have partial control over the price। नॉन प्राइस कंपटीशन मतलब कंपीटिंग विद अदर फर्म्स, क्या होता है इसका मतलब, रेफर्स टू कंपीटिंग द अदर फर्म्स बाय ऑफरिंग फ्री गिफ्ट्स, फेवरेबल क्रेडिट विदाउट चेंजिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। अ फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फेसेस डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, ये मोर इलास्टिक होता है कंपेयर टू मोनोपोली का ग्राफ। अगेन एमआर एंड एआर मैंने अभी अभी डिस्कस कर ही लिया है, डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेंगे, एमआर इज लेस देन एआर। ग्राफ ड्रॉ करना होगा तो अगेन टीआर का ग्राफ ड्रॉ करना होगा, उसी जिस पॉइंट पे टीआर मैक्सिमम पर होगा उसी पॉइंट पे एमआर जो होगा वो 0 होगा। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ मार्केट में आते हैं ओलिगोपोली। ओलिगोपोली इज अ फॉर्म ऑफ मार्केट in which there are few sellers selling homogeneous or differentiated product with intense competition among themselves। एग्जाम्पल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन इंडिया, ठीक है, हुंडई भी है, मारुति भी है, ये एग्जाम्पल में। फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली में, और सबसे पहला फ्यू फर्म्स, इंटेंस कंपटीशन, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। नेक्स्ट बैरियर्स टू एंट्री। नेक्स्ट इंटरडिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंस किस चीज से रिलेटेड है, प्राइस से रिलेटेड है। अब हम लोग के थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट शुरू होंगे। इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व, नॉन प्राइस कंपटीशन, ग्रुप बिहेवियर, 3 पॉइंट्स एक्स्ट्रा चल रहे हैं। अब बताओ फीचर्स क्या क्या है। फर्स्ट फीचर, फ्यू फर्म्स, इंटेंस कंपटीशन, होमोजीनियस और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, बैरियर्स टू एंट्री, नो नहीं, बैरियर्स टू एंट्री। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरडिपेंडेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट, इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व, नॉन प्राइस कंपटीशन, ग्रुप बिहेवियर। तो यहाँ पे हम लोग को क्या क्या याद रखना है, 6 पॉइंट्स। फ्यू लार्ज फर्म्स, नेक्स्ट पॉइंट, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन टोटल सप्लाई, नहीं, सिवियर कॉम्पिटिशन कैन मैनिपुलेट प्रोडक्शन। फिर स्मॉल एक्शन बाय वन फर्म अफेक्ट्स द एक्शंस ऑफ द अदर फर्म्स, क्लोज वॉच ऑन द एक्शन ऑफ राइवल फर्म्स। फिर से एक और बार बोलते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट होमोजीनियस भी हो सकता है या डिफरेंशिएटेड भी हो सकता है। बैरियर्स टू एंट्री, वही सेम रीजंस होते हैं कि यहाँ पे बैरियर्स टू एंट्री होते हैं जिसकी वजह से अबनॉर्मल प्रॉफिट्स इन द लॉन्ग रन होता है। क्या आएगा, अबनॉर्मल प्रॉफिट्स इन द लॉन्ग रन। परफेक्ट कंपटीशन में नॉर्मल प्रॉफिट, मोनोपोली के केस में अबनॉर्मल प्रॉफिट्स, परफेक्ट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में नाइदर अबनॉर्मल प्रॉफिट्स नॉर अबनॉर्मल लॉसेस, ओलिगोपोली के केस में अबनॉर्मल प्रॉफिट्स। Interdependence, interdependence means action of one firm affects the action of the other firms. A firm considers the action and reaction of the rival firm while determining price and output levels. Change in price or output evokes the reaction from other firms, यानी वो भी हाथों हाथ अपनी पॉलिसी चेंज करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट, जो अच्छा सेलिंग कॉस्ट करेगा, एडवर्टीजमेंट करेगा, लोग उसके प्रोडक्ट को जानेंगे। नेक्स्ट आता है इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व। यहाँ पे डिमांड कर्व डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं है। जब आप सीए फाउंडेशन में आओगे तो आपको पता लगेगा ओलिगोपोली मार्केट जो है वो किंक्ड डिमांड कर्व फेस करती है।
इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व क्यों बोला गया है? क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन इतना इंटेंस होता है कि अगर एक फर्म ने अपना प्राइस रिड्यूस किया, इमीडिएटली दूसरी फर्म को भी अपने प्रोडक्ट का प्राइस क्या करना पड़ेगा, सामने वाले जितना रिड्यूस करना पड़ेगा। तो डिमांड कर्व इनडिटर्मिनेट हो जाता है क्योंकि कंपटीशन लेवल इतना इंटेंस होता है कि डिमांड डिटरमाइन कर पाना पॉसिबल ही नहीं हो पाता। तो देखो, द एग्जैक्ट बिहेवियर पैटर्न ऑफ प्रोड्यूसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। Thus the demand curve is indeterminate. A firm cannot ignore the action of the rival firm. Any change in policy by one firm leads to change in price of the competing firm. Thus demand curve keeps on shifting and is not definite. पूरा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कोई डिमांड कर्व नहीं ड्रॉ करके आना यहाँ पर। किंक्ड डिमांड कर्व आपके सिलेबस में नहीं है, बस आपको नाम मैंने बता दिया कि यहाँ पर किंक्ड डिमांड कर्व मिलता है। नॉन प्राइस कंपटीशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ फर्म्स ग्रुप बिहेवियर में चलती है। एक फर्म ने कोई काम किया तो इमीडिएटली दूसरी फर्म अपना भी पॉलिसी चेंज करके वही सेम काम करेगी। तो यहाँ पे फर्म्स ड्यू टू इंटेंस कंपटीशन ग्रुप बिहेवियर फॉलो करती है। ये चार्ट के थ्रू हम लोग पूरा फॉर्म्स ऑफ मार्केट डिस्कस करते हैं। यहाँ मैंने सब पॉइंट्स नहीं डिस्कस किए, हम सब पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर कितने टाइप के होते हैं? परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन में कितने फॉर्म्स होते हैं? 3 फॉर्म्स होते हैं। फर्स्ट फॉर्म हुआ आपका मोनोपोली, दूसरा फॉर्म हुआ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड तीसरा हुआ ओलिगोपोली। तो फॉर्म्स ऑफ मार्केट कितने होंगे? परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स बोलते हैं large number of buyers and sellers, homogeneous product, freedom of entry and exit, perfect knowledge, price taker firm, perfect mobility of resources. Next आते हैं मोनोपोली में, सिंगल सेलर, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, क्लोज्ड एंट्री, प्राइस मेकर, पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन बताओ मेरे को। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच द प्रोड्यूसर ऑफ द सेम प्रोडक्ट sells the product to different buyers at 2 or more different prices for reason not associated with the cost of supplying to different consumers. नेक्स्ट आते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। फर्स्ट फीचर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, सेकंड डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, नेक्स्ट फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, नेक्स्ट लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज, नेक्स्ट पॉइंट इंडिपेंडेंट प्राइस पॉलिसी एंड लास्ट पॉइंट नॉन प्राइस कंपटीशन। अब आते हैं ओलिगोपोली में। ओलिगोपोली के फीचर्स बताओ। फ्यू सेलर्स, इंटेंस कंपटीशन, नेक्स्ट होमोजीनियस और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, बैरियर्स टू एंट्री, इंटरडिपेंडेंस, पहले इंटरडिपेंडेंस आएगा, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट, इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व, नॉन प्राइस कंपटीशन, ग्रुप बिहेवियर। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ पर कौन सा चल रहा है? इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व। मेरे को एक छोटी सी बात बताओ, प्रॉफिट्स की बात कर लेते हैं। अब मोनोक्सोनी के केस में आओ ना। Monopsony refers to a situation when there is a single buyer of the product who is not in competition with other buyers. यहाँ पे सारा प्रोडक्ट एक सिंगल बायर ही परचेज कर रहा होता है। फीचर्स देखो, सिंगल बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होता है, स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट होता है, लैक ऑफ मोबिलिटी होती है एंड प्राइस मेकर होता है। क्योंकि वो सिंगल बायर है तो प्राइस का एडवांटेज किसको मिलेगा? इस बार बायर की तरफ में रहेगा। चलो प्रॉफिट में आओ। प्रॉफिट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू दैट द फर्म अर्न्स फ्रॉम सेलिंग द आउटपुट एंड कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द आउटपुट। प्रॉफिट को हम रिप्रेजेंट करेंगे पाई से, इट इज टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। अब प्रॉफिट देखो, नॉर्मल प्रॉफिट होता है। नॉर्मल प्रॉफिट के केस में एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइस इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR। तो इक्वेशन क्या रहेगी? SAC इज इक्वल टू प्राइस और AR और MR, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा ना परफेक्ट कॉम्पिटिशन में प्राइस इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR। तो नॉर्मल प्रॉफिट्स आर defined as the amount of profit that are high enough for the firm to stay in the industry yet low enough for new firms to enter the industry. Excess revenue over cost including normal profit is what we call pure profit or economic profit or supernormal profit. Supernormal profit के केस में देखो, SAC will be
लेस देन प्राइस और एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं प्राइस विल एक्सीड द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर है ये? It implies that if revenue equals cost, then the firm is earning only normal profit. Eco में जब भी revenue is equal to cost, उस time पे firm is earning only normal profit. लेकिन अगर revenue exceeds the cost, the firm is earning pure profits या economic profits या abnormal profits या फिर super normal profits. Producer equilibrium refers to that price and output combination which brings maximum profit to the producer and profit declines as more output is produced. तो दो conditions है, first maximum profit होना चाहिए, दूसरी profit declines as more units is produced. दो methods क्या क्या होते हैं? total cost approach and marginal TRTC approach and MRMC approach. Producer can attain equilibrium, perfect competition में भी है and imperfect competition में भी है, ठीक है? अकॉर्डिंग टू MRMC अप्रोच प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस क्या क्या होंगी? सबसे पहली कंडीशन MC इज इक्वल टू MR, दूसरा MC राइजेस एज प्रोडक्शन इंक्रीजेस या एज आउटपुट इंक्रीजेस। अब हम लोग एग्जाम में अगर मेरे पास में आएगा MRMC अप्रोच की कंडीशंस बताओ तो आप टोटल 3 चीजें लिख के आओगे। सबसे पहले टोटल रेवेन्यू शुड एक्सीड और बी इक्वल टू TVC, या फिर AR शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू AVC। तो फर्स्ट कंडीशन क्या लिख कर आओगे? AR शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू AVC और TR शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू TVC। सेकंड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन अगर सेटिस्फाई हुई तो प्रोडक्शन होगा। सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए? MR इज इक्वल टू MC। और फाइनली आपका मैक्सिमाइजिंग कंडीशन क्या है? MC शुड एक्सीड एज मोर यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। तो एक बार वापस से मेरे साथ में देखो, MRMC अप्रोच में क्या होना चाहिए? फर्स्ट कंडीशन इज AR शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू AVC और TR शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू TVC, तब प्रोडक्शन कैरी आउट होगी। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या आ जाएगी? MR इक्वल टू MC। नेक्स्ट कंडीशन MC शुड एक्सीड MR एज प्रोडक्शन इंक्रीजेस। इसको ग्राफिकली स्टडी कर लेते हैं क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन लिखने के बाद में आपको ग्राफ ड्रॉ करके आना है। अब परफेक्ट कंपटीशन में प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का ग्राफ स्टडी करते हैं। वाई एक्सिस पे रेवेन्यू एंड कॉस्ट मेजर करेंगे, एक्स एक्सिस पे आउटपुट मेजर करेंगे। MR कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन कैसा बनेगा? अभी पढ़ के आए हैं। प्राइस इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। मार्जिनल कॉस्ट कर्व कैसे बनता है? कॉस्ट के रिविजन में किया था, यू शेप्ड कर्व बनेगा विच विल फॉल रीच इट्स मिनिमम एंड देयर आफ्टर स्टार्ट्स राइजिंग। तो देखो दो पॉइंट K एंड L दोनों के ऊपर में MR इज इक्वल टू MC, बट K इज नॉट द पॉइंट ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्योंकि अभी कॉस्ट और ज्यादा फॉल कर जा रहा है। L इज द पॉइंट ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्योंकि यहाँ पे बोथ कंडीशंस आर सैटिस्फाइड। फर्स्ट कंडीशन MR इज इक्वल टू MC, सेकंड कंडीशन मार्जिनल कॉस्ट एक्सीड्स मार्जिनल रेवेन्यू एज मोर प्रोडक्शन इज कैरीड आउट। नेक्स्ट अप्रोच में मूव करते हैं TRTC अप्रोच में। TRTC अप्रोच में टू कंडीशंस देखो क्या क्या है? टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट मैक्सिमाइज होना चाहिए, इसके बाद में प्रॉफिट रिड्यूस होना चाहिए। अब हम लोग जाते हैं और ग्राफ स्टडी करके कंडीशंस देख लेते हैं। कर्व विल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन एज TR इज 0 एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट। इसके बाद में TC कर्व ड्रॉ किया जाएगा। TC कर्व विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन बिकॉज एट 0 लेवल ऑफ एक्टिविटी TC becomes equal to TFC. TC curve is an inverted S-shaped curve. Point K and L will represent break-even point. At break-even point, the firm earns neither profits nor losses. अब प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कैसे पता लगेगा? कॉस्ट कम होना चाहिए, रेवेन्यू ज्यादा होना चाहिए। तो ये सारा पॉइंट जो हो सकता है इनमें से कोई पॉइंट प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होगा। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम डिटरमाइन करने के लिए हम TC कर्व से टैंजेंट एक लाइन ड्रॉ करेंगे। जिस पॉइंट पे वो लाइन टैंजेंट होगी TC कर्व पे, वहां वो वाला आउटपुट लेवल जो आएगा वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट लेवल होगा। इस रीजन से यहां मैंने मार्क करके दिया मैक्सिमम प्रॉफिट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की कंडीशन देखो, आपको कंडीशन अच्छे से पता होनी चाहिए। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है? SMC इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, यानी SMC इज इक्वल टू MR आपकी फर्स्ट कंडीशन है। यहाँ पे एंड SMC कट्स दी MR कर्व फ्रॉम बिलो, तुम जो बोल रहे थे ना वो ये कंडीशन है।
short run equilibrium condition. First condition, SMC is equal to MR and MC curve cuts the MR curve from below. And second condition, AR is greater than or less than or equal to AC, provided AR greater than equal to AVC. SMC curve above the AVC curve is the supply curve of the firm in the short run. लॉन्ग रन में फर्म्स कैन ओनली अर्न नॉर्मल प्रॉफिट, परफेक्ट कंपटीशन के फीचर में भी पढ़ के आ चुके हुए हैं. लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री का कब होता है लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, सिर्फ आपको पता होना चाहिए, कोई इसके ऊपर में थ्योरेटिकल या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सिलेबस में नहीं है. लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ द इंडस्ट्री होने के लिए मार्केट डिमांड इक्वल टू मार्केट सप्लाई होता है एंड ईच फर्म इज ओनली अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट्स होता है. लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ द फर्म क्या है, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, तो एलएमसी इज इक्वल टू एमआर एंड नेक्स्ट कंडीशन क्या है, एआर इज इक्वल टू एलएसी विथ एलएमसी कटिंग द एमआर कर्व फ्रॉम बिलो. क्लियर है ये कंडीशन. मेरे को शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की कंडीशन बताओ. SMC is equal to MR and MC curve cuts the MR curve from below and AR greater than equal to or less than AC curve, provided AR greater than or equal to AVC curve. ठीक है. डिटेल्ड आंसर कैसे लिखना है आप लोग को प्रॉब्लम होगी इसके लिए, इसीलिए मैंने उसको ऑलरेडी ड्राइव में शेयर कर दिया. लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम इज एट द मिनिमम पॉइंट ऑफ LAC एट आउटपुट लेवल, एट ऑप्टिमम आउटपुट लेवल. फिर टोटल रेवेन्यू की डेफिनेशन दी, टोटल रेवेन्यू इज क्वांटिटी इनटू प्राइस, एवरेज रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, मार्जिनल रेवेन्यू चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय द चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स, या फिर MRN इज इक्वल टू TRN माइनस TRN माइनस 1. नॉर्मल प्रॉफिट्स की डेफिनेशन कर चुके हैं हम लोग ऑलरेडी. अगर फर्म कभी भी लॉस इनकर कर रही है तो देखो SAC इज ग्रेटर देन AR और MR और प्राइस. नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है तो अभी अभी पढ़े हैं SAC इज इक्वल टू P इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR. सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है तो प्राइस या एवरेज रेवेन्यू या मार्जिनल रेवेन्यू विल एक्सीड द शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट. ब्रेक इवन पॉइंट पे फर्म अर्न्स नाइदर प्रॉफिट नो लॉस. इस रीजन से इस पॉइंट पे TR इज इक्वल टू TC या AR इज इक्वल टू AC, दोनों कंडीशंस में ही ब्रेक इवन पॉइंट होता है. शटडाउन पॉइंट इज द पॉइंट वेयर द फर्म कैन ओनली रिकवर इट्स एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट कैन नॉट बी रिकवर्ड एट शटडाउन पॉइंट. ठीक है ना. इस रीजन से इस पॉइंट पे AVC इज इक्वल टू AR बनता है. वैसे आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन जान करके रख लो कि ग्राफ कैसा बनता है. ये क्लियर है. फिर से देख लो. शटडाउन पॉइंट इज द पॉइंट वेयर द फर्म कैन ओनली रिकवर इट्स एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इट कैन नॉट रिकवर द फिक्स्ड कॉस्ट. शटडाउन पॉइंट पर एवरेज रेवेन्यू बिकम्स इक्वल टू AVC. ये कंडीशन है. फर्म अपना फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर नहीं कर पाएगी. ग्राफ सिलेबस में है नहीं, सिर्फ आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए ग्राफ देखो मैंने ड्रॉ करके बता दिया. चलो इससे आपका पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट हुआ. अब आप इसके थ्योरी क्वेश्चंस एंड MCQs गो थ्रू कर लोगे.